हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज यश और आज हम पढ़ने वाले हैं चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। तो आप सब जानते हैं, हमने आइसोमेरिज्म का ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने पिछले वीडियो में देख लिया था और आज हम देखेंगे कि क्या होता है चेन आइसोमेरिज्म, जो एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे, व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पैरेंट चेन or different carbon skeleton is referred to as chain isomerism, and such isomerism are known as chain isomer. Example, butane 2 मिथाइल प्रोपेन। तो चलिए ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन का मैं एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। तो ये देखिए कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4। जो ये कॉर्नर होते हैं ना, इनको प्यारे दोस्तों हम किंक बोलते हैं और हर एक किंक का मतलब होता है कार्बन। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने कार्बन हो गए, 4। अब जरा देखिए, इन्होंने एक दूसरा दे दिया 2 मिथाइल प्रोपेन, तो इसमें 1 2 3। तो अगर आप इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखें तो ये देखिए, ये है लॉन्गेस्ट चेन। ओके, तो लॉन्गेस्ट चेन इसमें 4 कार्बन की, और इसमें आप चाहे ये वाली चेन ले लें या फिर आप दूसरा रास्ता अपनाएं, दैट इज दिस। इसमें 3 कार्बन की मैक्सिमम चेन लेंथ है। अब देखिए, कोई भी चेन आइसोमर हो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्केलेटन नंबर से, स्केलेटन नंबर। ओके, और हर एक चेन आइसोमर का, जब भी कोई आप चेन आइसोमर को लोगे, तो दे विल डिफर इन स्केलेटन नंबर। स्केलेटन नंबर में वो डिफर करेंगे। चलिए, जैसे इसका बनाता हूं मैं, इसका स्केलेटन नंबर, ये फर्स्ट वाले का स्केलेटन नंबर है 40। इसमें ये 4 क्या रिप्रेजेंट करता है, 4 रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन। और जो 0 है, 0 ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 रिप्रेजेंट करता है साइड चेन, साइड चेन, या फिर आप बोल सकते हो सब्स्टिट्यूएंट। ओके, ये मैं आपको खुद से मेरी तरफ से बता रहा हूं ताकि आपको चेन आइसोमर ढूंढने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और दूसरे का देखिए, इसका हो जाएगा स्केलेटन नंबर 31। तो आप बताइए क्या है इसमें, जी हाँ 3 है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन कार्बन चेन, और ये एक रिप्रेजेंट कर रहा है साइड चेन, या फिर आप बोल सकते हो सब्स्टिट्यूएंट। आया समझ में? तो देखिए, इसमें मैक्सिमम पैरेंट चेन में कितनी कार्बन, 3, इसमें कितने, 1 2 3। तो इनकी जो कार्बन चेन है उसी में डिफरेंस आ रहा है। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, जी हाँ ये एक दूसरे के हो गए चेन आइसोमर। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। एज दे हैव डिफरेंट कार्बन स्केलेटन एंड द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4O10 C4H10। और ये देखिए, ये तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया था अपने पिछले क्लास में ही। ओके, इससे भी ज्यादा डिटेल में मैंने शायद में बताया था। इन्होंने ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल ही दिए हैं, और एक तीसरा भी आता है। ओके, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ये दोनों जो थे, ये दोनों एक कैटेगरी में आते हैं जिसे हम कहते हैं कॉन्फिगरेशनल। ओके, कॉन्फिगरेशनल। इसका एक और कैटेगरी आता है जिसे हम कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल। बट एज सच ये स्टेट बोर्ड का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं, तो इसमें हम कॉन्फॉर्मेशनल के बारे में इतना ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, ये है पोजीशन आइसोमर। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में। और अगर आपको चेन आइसोमर के और भी एग्जाम्पल चाहिए तो आप बता दीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के, हम एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे पोजीशन आइसोमर, द फेनोमेना इन विच different compound having the same functional group at different position on the parent chain is known as position isomer। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा मैं आपको पोजीशन आइसोमर के लिए, ध्यान से सुनिएगा। पोजीशन आइसोमर के लिए हमेशा स्केलेटन नंबर सेम होना चाहिए। आया समझ में? स्केलेटन नंबर क्या होना चाहिए, सेम। याद रखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है ब्यूट 2 इन और यहाँ पे दिया गया है ब्यूट 1 इन। चलिए दोनों के स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा ब्यूट 2 इन। तो इसमें क्या है, 4 कार्बन,
ये देखिए 4 कार्बन बन गया। और डबल बॉन्ड कौन से पे है, सेकेंड कार्बन पे, तो ये हो गया ब्यूट 2। और जरा देखिए एक कौन सा है, एक है ब्यूट 1 इन, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर आप नंबरिंग करें तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये 4 आ गया। अब कोई बोलेगा सर पहले वाले में जो डबल बॉन्ड है वो तो तीसरे कार्बन पे भी है, आपने दूसरा ही क्यों दिया? तो याद रखना बच्चों, कभी भी डबल बॉन्ड ऐसे दो नंबर के बीच में आता है तो मिनिमम नंबर वाले को हम मानते हैं कि डबल बॉन्ड उसका है। अब यहाँ पे देखिए, ओके 1 2 3 4, अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ, सॉरी लेफ्ट से राइट की तरफ जाते तो 1 2 3 और 4, डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिलता, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड को कितना नंबर मिला, 1। तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ना कि लेफ्ट से राइट की तरफ। आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए पहले वाले का स्केलेटन नंबर देखते हैं। तो पहले वाले का स्केलेटन नंबर है 40। 4 क्यों? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम और सब्स्टिट्यूएंट 0 है। और इसका भी स्केलेटन नंबर क्या है, 40 क्यों? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इज 4 और सब्स्टिट्यूएंट 0। बट देखिए एक चीज का डिफरेंस है, यहाँ पे डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे है और यहाँ पे डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे। So position isomers are those isomers which are having same parent carbon chain length at the same time, same substituent, but they differ in position of substituents, multiple bond या फिर functional group। तो ये किस में वेरी करते हैं, पोजीशन, लेकिन पैरेंट चेन का जो लेंथ है वो सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, C4H8 एंड द सेम कार्बन स्केलेटन बट द डबल बॉन्ड लोकेटेड एट डिफरेंट पोजीशन। समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ओके, मतलब इनमें क्या होगा, इनमें फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो जाएगा। तो ना सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो चलिए उसे भी बता देते हैं आपको। फंक्शनल ग्रुप मतलब एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम which decides the chemical reactivity of an atom, सॉरी एक गड़बड़ी हो गई मुझसे। एटम और ग्रुप ऑफ एटम which decides the chemical reactivity of an compound are called as फंक्शनल ग्रुप। उससे अपन क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। जैसे आपने सुना होगा अल्डिहाइड, आपने सुना होगा कीटोन, आपने सुना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हलाइड, अल्कोहल, ईथर, ये सब कुछ। तो जो हम आइसोमेरिज्म पढ़ने जाने वाले हैं इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और सेम मॉलिक्यूलर वेट भी होगा, बट किसमें वो डिफर करेंगे, दे विल डिफर इन फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो कुछ फंक्शनल ग्रुप तो मैं आपको डायरेक्टली ऐसे ही बता सकता हूं, जैसे अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल और ईथर जो होते हैं ना वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया C2H5OH, आ समझ में, और एक है वापस ईथर का भी लिख दिया C2H5OH, बस जरा दोनों के स्ट्रक्चर को देख लीजिए, ये है CH3CH2OH और जरा यहाँ पे देखिए ये है H3COCH3। अब इसमें देखिए, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये देख रहे हैं आप, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ओ ये तो अल्कोहल है, तो ये कौन सा है, ये तो ईथर है। अरे सर मैं समझ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा बराबर, लेकिन सर उनकी केमिकल रिएक्टिविटी अलग होगी। जी एकदम सही। और देखो दूसरा अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड एंड कीटोन, ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। फिर उसके बाद आता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स, बहुत सारे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड्स। सर इसके एग्जाम्पल भी तो दे दो। अरे स्टेट बोर्ड में इतने की जरूरत नहीं है, तुमको एग्जाम्पल चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियो, दे देंगे। समझ में आया? सेपरेट वीडियो बना के, समझा? टेंशन ना लियो। देखो यहाँ
The phenomena in which different compound with same molecular formula have different functional group is known as functional group isomerism. For example, diethyl ether and ethyl alcohol. देखिए जो मैंने वाला दिया था वही सिंपलेस्ट वाला इन्होंने भी लिया है। देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C2H5OH है। देखिए यहाँ पे OH के बदले C2H6O ले लिया। तो ईथर में तो ये ऑक्सीजन का लिंकेज होता है और अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हुए, फंक्शनल आइसोमर। अब ये मेटामर क्या होता है? ओके, मेटामर मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट। ध्यान से सुनिएगा, मेटामर मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप अक्रॉस पॉलीवैलेंट एटम। मैं वैलेंट लिखना भूल गया, आप याद रखना, पॉलीवैलेंट एटम। ओके, जैसे ये देखिए, जैसे ईथर ले लीजिए, ईथर का ऑक्सीजन, जैसे कीटोन ले लीजिए, ओके, जैसे सल्फर ले लीजिए, जैसे एस्टर ले लीजिए। ओके, ये यहाँ पे दोनों ग्रुप अलग अलग होंगे, यहाँ पे दोनों ग्रुप अलग अलग होंगे, यहाँ पे दोनों ग्रुप अलग अलग होंगे, यहाँ पे दोनों ग्रुप अलग अलग होंगे। अरे सर सिर्फ अलग अलग ही करोगे कि कुछ एग्जाम्पल भी दोगे? अरे बचवा देते हैं ना एग्जाम्पल, काहे टेंशन लेते हो? देखो यहाँ पे, ये देखो, जैसे कि ये ले लिया मैंने CH3 CH2O CH2 CH3। अब जरा देखो, इसी का एक और तरीका लिख देता हूँ, CH3 CH2 CH2O CH3। ये देखो, यहाँ पे क्या था? इथाइल था। यहाँ पे क्या है? इथाइल है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? 3 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, तो दोनों आपस में क्या हुए? ये 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 के बीच में रिलेशन क्या बोलोगे? दे आर मेटामर। तो सर मेटामर की डेफिनेशन तो बता दो। मेटामर आर द आइसोमर which are having different arrangement of alkyl group across the polyvalent atom or group। different arrangement, देखिए ना, यहाँ पे 2 कार्बन थे, यहाँ पे 3 आ गए। और एक इसका बना देता हूँ, ये देखो S3C C CH3 CHO CH3। आ समझ में? 2 और 3 भी आपस में मेटामर होंगे। क्या होंगे? मेटामर। लेकिन 2 और 3 जो है वो आपस में एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर भी होंगे। क्या होंगे? पोजीशन आइसोमर। तो सर दोनों में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मेटामर। सर पोजीशन कैसे? जैसे देखो ना, ये पूरा जो मिथॉक्सी ग्रुप है, ये किसको अटैच है? पहले कार्बन। ठीक है, जरा इसमें देखो, ये पूरा मिथॉक्सी ग्रुप किसको अटैच है? दूसरे कार्बन को। ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। हाँ सर, 1 नंबर, सही बात समझ में आ गई। ओके, और ये एक दूसरे के मेटामर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो अरेंजमेंट लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा अलग है, यहाँ पे भी अलग है। यहाँ पे लीनियर चेन है, यहाँ पे क्या है? लीनियर चेन। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई है। या फिर ऐसे बोलूं तो ये स्ट्रेट चेन है, या फिर एन प्रोपाइल है, और ये आइसोप्रोपाइल है। और एक चीज याद रखना, चाहे कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर हो, उसका IUPAC नाम अलग ही होता है, इज ऑलवेज रिमेन डिफरेंट। आया दिमाग में? ये बातें समझ में आई आपके? हाँ, कहीं पे रख लो इसको अच्छे से। चलो आगे देखते हैं। तो आप ये पूरा पढ़ लेना। ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बता देता हूं, मेटामर शुड नॉट बी सबसे पहले फंक्शनल आइसोमर। ओके, फंक्शनल आइसोमर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप ऐसा बना दोगे, सर ये देखो CH3 CH3 OH, और इसी का अब देखो यहाँ पे सर H यहाँ पे है, यहाँ पे H है। अब देखो सर मैं एक दूसरा बना देता हूँ, CH3O CH3। देखो सर OH के इधर मिथाइल है, इधर देखो इथाइल है, इधर देखो H है, इधर CH3। ओए एकदम गलत बोलबा, कुछ भी कर रहा है। एक दूसरे के आइसोमर है ये। जो पहला वाला है फंक्शनल आइसोमर है, जो पहला वाला है वो अल्कोहल। पहला वाला क्या है? अल्कोहल है। दूसरा क्या है? दूसरा ईथर है। ए भाई, दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हुए ना। ओके, तो मेटामरिज्म का रिलेशन तभी ला सकते हो मेरे दोस्त, जब वो एक दूसरे के
फंक्शनल आइसोमर ना हो। समझ में आया? अदरवाइज अगर वो फंक्शनल आइसोमर है तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं? फंक्शनल आइसोमर को देते हैं। उसके बाद फंक्शनल आइसोमर के बाद मेटामर आता है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये पढ़ने का काम तुम्हारा है, पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है टॉटोमेरिज्म। ओके, टॉटोमेरिज्म क्या होता है? ये दो कंपाउंड होते हैं। जनरली ऐसा माना जाता है कि वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है, बट एक्चुअल में वो होते नहीं है। एक्चुअल ये अपीयर होता है कि वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है, बट ऐसा होता नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये कीटो फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म है। ये कीटो क्यों बोल रहे हैं? ये देख रहे हो कीटोनिक ग्रुप है। इसको इनॉल क्यों बोल रहे हैं? डबल बॉन्ड से आया इन और अल्कोहल से आया ऑल, और जब दो वोवेल एक साथ आते हैं तो मैंने तेनू लोग ने सिखाया था कि जो पहला वाला ओ है उसको पहले वाला जो वोवेल है उसको हटा देते हैं। इसने तो पूरा ही वोवेल हटा दिया, ई एन रखोगे और इस ई को गायब कर दोगे। समझ में आया? ऐसा। ओके, तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब ये होता क्यों? ओके, तो ये जो दो स्ट्रक्चर है ये पॉसिबल होते हैं रैपिड ऑसिलेशन ऑफ स्मॉल एटम और स्पीशीज लाइक H और H+। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये मान लीजिए C डबल बॉन्ड O, CH2, यहाँ पे H है और ये CH3 है। ये कीटो है। और अब होगा क्या इसमें? देखिए, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और ये H इस पे चले जाता है, तो फाइनली क्या बन जाता है? ये CH3 COH डबल बॉन्ड CH। आया समझ में? अब यहाँ पे इसको मैं नंबर देता हूँ 1 2 और ये 3, तो ये हो गया 1,3 टॉटोमेरिज्म। आया समझ में? रैपिड ऑसिलेशन ऑफ स्मॉल एटम और आयन सच एज हाइड्रोजन और H+। ओके, H+ तो जनरली नहीं लेते, H फ्री रेडिकल तो नहीं लेते क्योंकि H फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो जनरली आप इसे H+ ले सकते हो। क्या ले सकते हो? H+। ठीक है, तो रैपिड ऑसिलेशन। सर ये H+ लूंगा तो सही हो जाएगा क्या? ओए, टॉटोमेरिज्म अपने आप में एक बड़ा ही अच्छा सा कंसेप्ट है। IIT JEE लेवल पे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। अरे सर आपकी आवाज को क्या हो गया? ठीक है, आवाज एकदम सही है गुरु, याद रखना। जब रैपिड ऑसिलेशन होता है स्मॉलर यूनिट ऑफ स्पीशीज सच एज H+ आयन, देन द डिफरेंट फॉर्म ऑब्टेन, जैसे ये 1 फॉर्म और ये 2 फॉर्म ये मिलता है, इन्हें हम टॉटोमर कहते हैं। और ये H के रैपिड ऑसिलेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल होती है साथ में, और इसीलिए ये हो पाता है। और याद रखना, भले ही दे आर अज्यूम टू बी फंक्शनल आइसोमर, बट एक्चुअल में फंक्शनल आइसोमर नहीं होते, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं होते टॉटोमर। क्यों? क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप में एनर्जी गैप काफी ज्यादा होता है और टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर में एनर्जी गैप कम होता है। तो इसका नाम क्या है? कीटोन, और इसका नाम क्या है? इनॉल। तो देखिए, डबल बॉन्ड से आया ENE और इसके OH से आया ऑल, तो ये E को हटाया तो ये हो गया इनॉल। सर E को क्यों हटाया? बताया ना बेटा, जब दो वॉवेल रहते हैं तो पहले वाले वॉवेल को हटा देते हैं। आप हमारे IUPAC नॉमेनक्लेचर की वीडियो देख लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओए, समझ में आया? देखो यहाँ पे, सेम कंपाउंड एग्जिस्ट इन अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट कंपाउंड विच आर इन रैपिड इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। बताया ना, रैपिड इक्विलिब्रियम में रहते हैं। क्यों रैपिड इक्विलिब्रियम में रहता है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर इसमें चेंज होता है, ये स्ट्रक्चर इसमें चेंज होता है, बट ये इक्विलिब्रियम ज्यादा करके एक डायरेक्शन में होता है। और एक डायरेक्शन में मैं बताऊं कौन सा डायरेक्शन होता है? ये बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। किसके कंपेयर में? इनॉल फॉर्म के कंपेयर में। आया समझ में? दिस फिनोमेना इज रिफर्ड एज टॉटोमेरिज्म। Such interconverting isomer are called tautomer. In nearly all the cases, it is the proton which shift from one atom to another atom in the molecule to form this its tautomer. Okay, देखिए, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये H इधर आ गया। देखिए, डबल बॉन्ड इधर आ गया, H इधर आ गया, तो ये कौन सा हो गया? कीटो, और ये हो गया इनॉल। आया समझ में? हाँ सर, मस्त समझ में आया। ओके, देखो फॉर एग्जाम्पल, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इज अ वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ टॉटोमेरिज्म। बहुत कॉमन फॉर्म है। इट इज फाउंड इन कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉटोमेरिज्म होते हैं। हियर अ हाइड्रोजन एटम शिफ्ट रिवर्सिबली फ्रॉम अल्फा कार्बन ऑफ द कीटो फॉर्म टू ऑक्सीजन ऑफ द इनॉल। अल्फा कार्बन कीटो फॉर्म से कहां पे चले जाता है? ऑक्सीजन पे। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे क्या है?
थियोरिटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन होते कैसे हैं उसके बारे में ये सारी डिटेलिंग है। तो ये नया कंसेप्ट है। तो मेरे साथियों, मैं चाहता हूँ कि नए कंसेप्ट को नए लेक्चर के साथ स्टार्ट किया जाए। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कमेंट जरूर लिखियो। कमेंट नहीं लिखा ना फिर देखना तुम लोग, समझे क्या? नीचे कमेंट लिखना जरूर, अपना एप्रिसिएशन जरूर दिखाना, ठीक है। तो अपने नॉलेज को बढ़ाओ, डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख दो और हमारी वीडियो को देखते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।